करने 20 नंबर, और पासिंग मार्क्स आपको पता है कि 17 होता है 50 में से, ठीक है। 16 हाँ, तो ऐसे ही तुम्हें जैसे कि है, तो ये जो तुम्हारे 17 क्वेश्चन नंबर होते हैं ये आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, और ये आपको जो प्रिपरेशन करानी है, मैं ये क्वेश्चन पहले आपको प्रिपेयर कराऊंगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट से लघु हैं और जो आपके दीर्घ वाले होते हैं उनको मैं बता दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं व्याख्या सहित आपको दिखाऊंगा भी, जैसे पिछली बार मैंने किया था। लेकिन इस बार मैंने क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी ये MCQ का पोर्शन है, निश्चित का पोर्शन है और अति का पोर्शन है, ये आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिफिनीशन रहती हैं, वो उन डिफिनीशनों से ही आपके लघु क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। इसी प्रकार से जो अति आता है, जो दीर्घ आते हैं, उसमें आपको कहीं कहीं आपको 3-4 टिप्पणी करने को दी जाता है, जैसे कि आपको टिप्पणी देने के लिए निम्न पर टिप्पणी कीजिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, ठीक है, प्रकाशनेशन दे दिया, प्रकाशनेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन दे दिया, या गटेशन क्या होता है, जैसे बिंदुस्रावण कहते हैं, ये क्या होता है। तो ये सब जब आपको ये मैं पढ़ाऊंगा ना MCQ के साथ में निश्चित आती, तो इसी के साथ आपके ये भी कवर होते रहेंगे। तो कहने का मतलब है आपका मैं इस हिसाब से प्रिपरेशन कराना चाहता हूँ, ताकि आपको जब तक आपका पेपर होगा तब तक आप अच्छी तरीके से इसमें जितने भी MCQ अति निश्चित ये आपके टंग पर होंगे, ठीक है, आपको रिमेंबर हो जाएंगे। आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो भी ठीक है, अगर कॉलेज नहीं जाते तब भी ठीक है। आप लोगों को करना क्या होगा, जो मैं वीडियो में इसमें बताऊंगा उसे आपको नोट करना होगा, अपने पास नोट्स बनाने होंगे ताकि आप रिवाइज कर सकें। अगर आप नोट्स ना बना सके तो आपके लिए यही रहेगा कि आप वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, या फिर आप जब नोट्स बना लेंगे तो आपको भी रिवाइज करने में आसानी रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अध्याय और जैसे कि जो पहला चैप्टर होगा जिसमें परिचय की बात करी जाएगी, उसके बाद जैसे कि आपका जो अंकुरण वाला चैप्टर है, ठीक, इसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, आपका निषेचन है, ठीक है, फ्रूट टाइप्स होते हैं, ये सारी जितने भी मतलब कि बनते हैं अध्याय में, उन सभी के बाद में जो पार्ट जो चैप्टर वाइज जो है वो चलेंगे, ठीक है, MCQ के हिसाब से MCQ उसमें कवर होंगे, तुम्हारे निश्चित तो सब कवर हो जाएंगे उसी के साथ में। तो इसमें आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें आपका समय इस वीडियो में लग गया है जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अब जो है आगे की वीडियो में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कैसे मैं इस बार की जो है सीरीज को चालू रखूँगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाइएगा प्लेलिस्ट के रूप में, आपको कृषि वनस्पति विज्ञान लेक्चर 2024 के नाम से मिलेंगे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप सारे जो है सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो ये पहला वीडियो है, और इस वीडियो को आप लोग जितना भी शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना चाहें कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तब कि मैं आप लोगों के साथ में और दुगनी एनर्जी के साथ आपके साथ कार्य कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कैसा आपको वीडियो लगा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों का मैं टारगेट दे रहा हूं, आप इसमें समझ लीजिएगा क्या फिल करना है आपको। जो आपके 50 होते हैं 50 में से कितने आ सकते हैं अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं रेंडमली क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, एक अध्याय एक सीक्वेंस वाइज, जैसे कि आपके यहाँ थ्योरी चलती है सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज, उस हिसाब से मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो आपको, ताकि आपको जो है सिलेबस है वो आसानी से कवर भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है आप लोगों को कराने का वो 45 प्लस कराने का नंबर है आपका। 50 में से जो है आपके 45 प्लस हो जाएंगे, यानी कि 50 में से 45 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं पेपर तक। ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 दिन देखें उसके बाद छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी सीक्वेंस वाइज चलूंगा, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक हैं। जो वनस्पति विज्ञान है आपका जैसे पता ही, वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, पौधों का करते हैं, ठीक, पेड़ पौधों के अध्ययन को हम क्या वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, ठीक। अब इसमें पिता पूछा जाता है कि पिता कौन है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। थियोफ्रेस्टस हैं, रॉबर्ट ब्राउन है, अरस्तु हैं, एंटवान ल्यूवेनहॉक हैं, कौन है इसमें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता कहलाएंगे वो थियोफ्रेस्टस कहलाएंगे। कौन, थियोफ्रेस्टस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिक है आपके लिए। और इसी के साथ में आपको ये अरस्तु जो है इनको भी याद रखना होगा, क्योंकि जो अरस्तु हैं वो किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं हम किसको, बायोलॉजी या जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान या बायोलॉजी कह सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। एंटवान ल्यूवेनहॉक, ये भी आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। वो कौन सा बैक्टीरिया था, लिविंग बैक्टीरिया था। कैसा बैक्टीरिया था, लिविंग था, यानी जीवित बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो की थे एंटवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो एंटवान ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणु की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें, तो रॉबर्ट ब्राउन भी आपको याद रखना होगा। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे? तो ये केंद्रक की किए थे। किसका? केंद्रक का, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसमें आपको रखना है केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। तो ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से तैयार होंगे। ठीक है, तो अगर मैं 10 भी कराऊंगा तो आपके 4 हो जाएंगे आपके एक उस पर, तो आपके 50 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो से। तो ऐसे करके मैं आपको तैयार करा दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसकी खोज की थी? तो केंद्रक की थी। और अरस्तु किसके पिता कहलाते हैं? तो आपके जंतु विज्ञान के भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण तथा जीव के संबंध का अध्ययन। जो हमारा पर्यावरण होता है और तथा जीवों के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पादप समाज विज्ञान कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं, परिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी से कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो इसमें राइट आंसर आपसे हो जाएगा 4th हो जाएगा, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं या फिर परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु किस जगत का सदस्य है? जो जीवाणु होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है, ये किस मतलब कि जो आपके जगत होते हैं, 5 जगत हैं आपको पता है, 5 किंगडम है। जिसकी खोज जिसको दिया किसने था, यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था? तो आर.एच. विक्टेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है, तो इसमें प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, मोनेरा होता है, पादप होता है और एक जंतु होता है। ठीक है, एनीमिलिया जिसे कहते हैं, वो आपका हो जाएगा। प्रोटिस्टा में आता है या फंजाई में आता है, मोनेरा में आता है या पादप में आता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे किस में आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। जितने पेड़ पौधे होते हैं वो प्लांटी में आते हैं। नहीं, पादप जो जगत होता है, पादप का जगत, जिसे हम प्लांटी कहते हैं। तो प्लांटी में कितने आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे जितने भी होती है, जितनी भी वनस्पति होती है हमारी, ठीक है, जितनी भी वनस्पति आप देखते हो सारी जो है इसी किंगडम के अंतर्गत आती हैं। इसको तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बाकी जितनी भी फंजाई होती है, नहीं जो कवक होती है, कवक जानते हो? कवक जैसे कि अचार रखा है, जो अचार रखा होता है उसमें देखो सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाती है, या रोटी रखी हो। ठीक है, रोटी जो है 2-3 दिन की रख दोगे तो उसमें देखो अगर नमी पाएंगी वो, तो वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद जो है फफूंद जम जाती है। ठीक है, जिसे खमीर कहते हैं ना, खमीर, वो क्या है एक्चुअली? वो फंजाई होती है, उसे ही कवक कहते हैं, जिसे फंजाई या कवक कहते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं आपके? प्रोटिस्टा में आपके जितने अमीबा हैं, अमीबा आपका हो गया। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, इसी का छोटा भाई एक क्या है? युगलीना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है। अब इसमें और तो आपको थोड़ा ध्यान रख देना होगा कि इसमें आप ध्यान दें कि मोनेरा जो है आपका, मोनेरा जो किंगडम है, ठीक है, इसमें के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। और जीवाणु क्या होते हैं? ये सभी प्रोकैरियोटिक, आप कोशिका जब पढ़े होंगे, ठीक है, अभी अगर आपके सिलेबस में चालू हो गया होगा तो जो आपकी कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक होती है, आपकी एक यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होती है वो उसमें जो केंद्रक होता है अनडेवलप्ड होता है, मतलब ज़्यादा विकासशील नहीं होता है, मतलब कि ये समझ सको निम्न क्वालिटी का उसका केंद्रक होता है, यानी कि उसके गुणसूत्र होते हैं। वहीं अगर बात करें, अगर जो यूकैरियोटिक होते हैं वहाँ पर जो है वेल डेवलप्ड, ठीक है, विकसित केंद्रक होता है। तो इसमें जो है आपका मोनेरा में जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक जो है आपकी कोशिका होती है। कैसी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इसके साथ। ठीक है, जितने जीवाणु होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। ऐसे भी पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो आप डायरेक्ट से क्लिक करेंगे जीवाणु, गलती करने की चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस जगत के सदस्यों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? देखो तुरंत नीचे क्वेश्चन आ गया वही, किस जगत के सदस्यों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? तो आपको जैसे ऊपर बताया, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का सेकंड हो जाएगा आपका, जो आपका क्या हो जाएगा? मोनेरा जो है आपका किंगडम, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिसमें का एग्जाम्पल आपका क्या होगा? जीवाणु हो जाएगा। ठीक, जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ठीक है, बाकी पादप, जंतु और जो आपके फंजाई होते हैं, ये सभी किसके होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इन सभी में क्या होगा? इन सभी में जो है आपके, इसमें भी फंजाई में भी क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लोगों के लिए कि क्या किसमें कौन सी सेल पाई जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यूकैरियोटिक किसमें पाया जाएगा? तो पादप में पाया जाएगा, जंतु में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है। ठीक है, मोनेरा में आपका जीवाणु हो जाएगा। प्रोटिस्टा में भी क्या होता है? यूकैरियोटिक ही होता है। नेक्स्ट है,
दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा वृक्ष है वो कौन सा है? मेंजीफेरा है, मेंजीफेरा इंडिका, ये आम का जो है साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। यूकेलिप्टस आप लोग देखते होंगे, सफ़ेदा जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे सफ़ेदा कहा जाता है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है सिकोया जाइजेटिका, सिकोया जाइजेटिका और सराका इंडिका। जो आप सीता अशोक देखते हैं, सीता अशोक, जो सीता अशोक है, ये जो आप देखते हैं डेकोरेशन वाला जो अशोक का पेड़ होता है, जो कोन तरीके का होता है ना, शंकुकार, वो वाला अशोक नहीं है ये दूसरा अशोक है, ठीक है। ये सरायका इंडिका उस सीता अशोक की बात की जा रही है। जब रामायण में जो सीता मैया गई थी, जिस पेड़ के नीचे थी, वो अशोक का पेड़ था, ठीक है, जिसमें फूल आते हैं, उस पेड़ का नाम जो है साइंटिफिक नेम होता है सराका इंडिका। जो आप लोग डेकोरेशन वाले जो अशोक पेड़ देखते हैं, जो शंकुआकार होते हैं, उसका पोलेंथा स्पीसीज होता है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आगे चल के काम आएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका थर्ड हो जाएगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा वृक्ष होता है वो सिकोया जाइजेटिका होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा जो प्लांट है आपका कौन सा होता है? वो सिकोया जाइजेटिका होता है। नेक्स्ट है चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उन्हें पौधों को क्या कहते हैं हम? तो इसमें जैसे कि आपका जीरोफाइट्स है, सेमोफाइट्स है, लिथोफाइट्स है, कैज्मोफाइट्स है। तो इसमें आपका जो चट्टान होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स को बोलते हैं चट्टान। और चट्टानों से आपको समझ में आता है लिथो यानी कि चट्टान। लिथो का मतलब होता है क्या? चट्टान। तो जो चट्टानों पे उगने वाले पौधे होंगे वो लिथोफाइट्स। आपको बता दें कि ये जो फाइट्स है, फाइट्स, ठीक है, हिंदी में से फाइट्स का लिखेंगे आप, फाइट, इसका मतलब होता है जहां पर आपको फाइट दिखा मिल जाए। ये सभी रूट वर्ड होता है। साइंस में क्या है ना, साइंस को रटा नहीं जाता है, उसके पीछे जो है ना थोड़े थोड़े जो है रूट वर्ड होते हैं। अगर उन्हें तुम पकड़ोगे तो आसानी से उसका आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। कहीं लॉजी लग जाएगा, ठीक है, कहीं फाइटो लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको काफ़ी इसमें आपको रूट वर्ड पकड़ने होंगे, ठीक है। तो फाइट, जहाँ पर आपको फाइट लिखा मिल जाए या आगे या पीछे, उसको तुम डायरेक्ट समझ लेना है क्या है, प्लांट है। उसका मतलब क्या है? प्लांट, यानी कि पौधे की बात चल रही वहाँ पर बात किसकी चल रही है? पौधे से रिलेटेड, ठीक है। तो लिथो में सोता है चट्टान, फाइट्स का मतलब होता है पौधे। तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? लिथोफाइट्स। वहीं पर अगर बात करें जीरोफाइट, जीरो से तुमको समझ में आ रहा है? जीरो यानी क्या है? शून्य, जहाँ पर कुछ ना हो। जैसे कि जितने भी रेगिस्तान एरिया में, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर जीरो पानी होता है, वहाँ पर समझ लीजिए क्या होते हैं? जीरोफाइट। जो पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जीरोफाइट कहेंगे। आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, जैसे कि कैक्टस, यानी जो आपकी नागफनी होती है, नागफनी को देखोगे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन पौधों को हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? जीरोफाइट कहेंगे। जहाँ पर उनको पानी की कम आवश्यकता होती है, जहाँ पर उगते हैं पौधे, उन पौधों को हम कहेंगे जीरोफाइट। आपको याद कैसे रखना? जीरो में मतलब नहीं, यानी कि पानी नहीं, जहाँ पर पानी ना हो तो जीरोफाइट। वहीं पर साइमोफाइट की क्या बात करेंगे? साइमोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। साइमोफाइट्स है मीजोफाइट, एक होता है मीजोफाइट, ठीक है। तो मीजोफाइट आपको पहले समझना होगा, साइमोफाइट तो बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि ये अभी आपका आगे चैप्टर आएगा उसी के साथ आपको बताएंगे। एक होता है मीजोफाइट क्या होता है? ऐसे पौधे जहाँ पर जो है ना ज़्यादा बारिश होती हो, ना ज़्यादा पानी हो, ना ज़्यादा जो है आपको सूखा हो। जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एरिया क्या है? मीजोफाइट है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा बारिश है, ना ज़्यादा आपका सूखा है, ठीक है। तो ये सभी एरिया क्या है? मीजो मतलब कि मीजो का बीज से रिलेटेड है, ठीक है। मीजोफाइट्स पौधे कहलाते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब इसका तो आपको बताना ही पड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प, अब राष्ट्रीय पुष्प क्या है? अगर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको दिया गया जेमिया, पीडीमाया, विक्टोरिया स्पीसीज, नीलम्बो, न्यूसीफेरा एंड एडी एटम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, न्यूलम्बोस न्यूसीफेरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। अगर आप आपके पास अनसॉल्व या गेस होगी तो उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि और आपको बता दें, आपको
अब किसी भी प्रकार की कोई जो है आपके MCQ वगैरह ये सब चीज़ें कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई किताब वगैरह मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको कोई किताब या कोई गैस या आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको क्या है, आपको विश्वास करना होगा और दूसरी चीज़ खुद पर अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि आप वहाँ तक जर्नी तक जा पाएंगे, साथ निभा पाएंगे या साथ नहीं निभा पाएंगे, बीच में ही आप छोड़ देंगे। तो ये चीज़ आपको अब खुद से सोचना होगा कि हम कंटिन्यू, क्योंकि कोई भी आप कार्य करते हैं जब तक आपका उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप उसको सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखने की यही कला होती है। अगर आप उसके प्रति आप निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइकस क्या होता है। साइकस क्या होता है? तो साइकस का मतलब कि एक प्रकार से पौधा होता है। वो क्या होता है? जैसे आवृत बीजी है या अनावृत बीजी है या मृतजीवी है या परपोषी है। अब उससे पहले तुमको साइकस से पहले समझना पड़ेगा ये आवृत बीजी क्या होता है, अनावृत बीजी क्या होता है। तो आवृत बीजी का समझना आपको है, आवृत का समझ रहे हो, जैसे कि किसी चीज़ को ढका गया हो। आवृत मान लो जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं, मान लो यही आपका है, ये इसकी कैप है। ठीक है, ये कैप है, ये कैप आप देख रहे हैं, इसको मैं इस पेपर में ऐसे ढक दे रहा हूँ, इसमें ऐसे ढक दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गई? ये आवृत हो गई। ये क्या हो गई? ये क्या है? ये इसके अंदर है, ये आवृत है। ठीक है, आवृत मतलब कि ये ढका हुआ है। इसी प्रकार से पौधे होते, जो पौधों के फल होते हैं, आप फल देखते हैं। अब ऐसे में जैसे जिनके, अब यहाँ पे जो मैं कैप अंदर किया हूँ, इससे समझिए सीड, ये क्या है? इसका बीज है। अगर बीज जो है फल रूपी आवरण से ढके होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम आवृत बीजी बोलेंगे। वहीं जब जो आपके बीज होते हैं नग्न रूप में लगे होते हैं, मतलब कि बाहर ढके नहीं होते, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अनावृत बीजी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे कि अब आम खाते हैं, आम जब खाते हैं तो आम के अंदर गुठलू निकलता है। ठीक है, तो आम के जो गुठलू के ऊपर जो ये मांसल भाग लगा होता है, ठीक है, वो आगे चढ़ के आपको बताएंगे क्या होता है। एक्चुअली वो मेसोकार्प होती है। ठीक है, तो वो जो ढका हुआ चीज़ होता है तो वही को आवृत, यानी बीज को जो ढके हो तो आवृत है। अगर बीज नग्न लगा हो, जैसे कि बाजरा देखते हो, तो बाजरा में जो क्या है ऐसे ही लगा होता है ऊपर सा। ठीक है, तो ये क्या ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे पौधे जिनके ऊपर का जो सीड है वो किसी फल रूपी आवरण से ढका हो तो उसे हम बोलेंगे आवृत बीजी, और जब ढका ना हो तो उसे बोलेंगे अनावृत बीजी। तो साइकस क्या होता है आपका? प्रश्न 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? अनावृत, यानी कि नग्न रूप में लगे होते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं आपके? जिम्नोस्पर्म वो नग्न होते हैं। जैसे कि चिलगोजा, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से होंगे, आप लोग अगर उत्तराखंड से होंगे तो आप लोग देखेंगे चिलगोजा का एक पौधा वहाँ पर होता है, चिलगोजा। ठीक है, जो चिलगोजा होता है उसके जो सीड होते हैं वो नग्न रूप में लगे होते हैं। ठीक है, वो फल रूपी आवरण से ढके नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आम का एग्जाम्पल देकर बताया कि आवृत बीजी होता है आम, वहीं पर बाजरा जो है नग्न बीजी होता है, जो मानी कि अनावृत बीजी होता है। चिलगोजा भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, अनावृत बीजी का। साइकस भी वो आपका हो जाएगा, साइकस में भी ऐसे ही लगे होते हैं। अब आप लोगों को जिज्ञासा ये होनी चाहिए साइकस होता क्या है। अब आप लोगों को इसे आपके पास फ़ोन है, नेट है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो आप जरा सर्च करिएगा साइकस होता क्या है, उसका डायग्राम देखिएगा, उसका चित्र देखिएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको करना है कि आप इसको कैसे सीखना चाहते हैं, ताकि देखो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ ये क्या है। अब इसको आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि साइकस होता क्या, व्हाट इज साइकस। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सर्च करिए। ठीक है, सर्च करके देखिए तुरंत क्या होता है। नेक्स्ट बात करें मृतजीवी। मृतजीवी ये होते हैं जो किसी डेड, कोई चीज़ मरी हुई है उसके ऊपर जो है अपना भोजन के रूप में उससे अवशोषित करते हैं मृतजीवी। जैसे कह सकते हो जो आपके फंगस होते हैं, कोई जैसे कि जानवर मर जाता है उसके ऊपर देखो फंगस वगैरह लग के उसको डाइजेस्ट कर देते हैं सभी के। ठीक है, तो मृत मतलब कि मृत को जो खा जाते हैं, मृतकों के ऊपर जो जीवित रहते हैं उसे मृतजीवी बोलते हैं। ठीक है, जो मृतकों के ऊपर जीवित रहें। ठीक है, जैसे कि कोई मान लो जानवर मर जाता है, उसके बाद देखो पता नहीं चलता है, 1-2 महीने के बाद उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? क्योंकि ऐसे जीव मौजूद हैं, ऐसे जीव जो हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, सूक्ष्म जीव जो ऐसे हैं जो उस मृत हुई चीज़ को भी खा जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं मृतजीवी। ठीक है, इन्हें सेप्रोफाइट इंग्लिश में कहते हैं। परपोषी क्या होते हैं? ऐसे वो होते हैं जीव जो दूसरे के ऊपर आधारित हो। ऐसे पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे तुम्हारे बाल, तुम्हारे जो सिर है, सिर के अंदर बालों में देखो जुए पड़ जाते हैं।
अब जो जुए पड़ जाते हैं वो जुए क्या हैं, वो एक प्रकार से परपोषी तो हैं, वो अपना भोजन क्या थोड़ी बनाते हैं, वो आपके ही शरीर से जो है ब्लड को निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, परपोषी हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें पौधों में परपोषी होता है, जैसे कि आम का पेड़ आप लोग आसानी से देखे होंगे, आम के पेड़ पर जो बांदा होता है, जिसे लोरेंथेस कहते हैं, बांदा, वो बांदा क्या है, बांदा एक प्रकार से परपोषी है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं तो बना नहीं रहे, वो दूसरे के ऊपर आधारित है, उससे भोजन को ग्रहण कर रहा है। अब वहाँ पर अब जो आम का पौधा होगा, आम के पौधे से क्या ले रहा है, वो आम के पौधे से वाटर ले रहा है, कैसे ले रहा है, जल कैसे ले रहा है, क्योंकि आम के पौधे की जड़ें नीचे हैं, भूमि में है, वहाँ से जल अवशोषित करता है, उसी के सारे बांदा भी ले लेता है, उसी से अपना भोजन वगैरह जो है उसे ग्रहण करता रहता है। वो डिटेल में आगे अभी आएगा, उसके बाद आपको बताएंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परपोषी होते क्या हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो उन्हें हम परपोषी कहते हैं, ठीक है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भ्रूणहीन पौधे किस जगत के संबंधित हैं। भ्रूणहीन, जिनमें भ्रूण नहीं पाया जाता, यानी कि जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, यानी कि जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनमें जो है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ऐसे कौन से जगत क्या है, ठीक है। तो इसमें 9 का आपका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 9 का आपका हो जाएगा ए, 9 का आपका हो जाएगा ए, जो आपका थाइलोफाइट्स। यहाँ पर देखो, एक होता है ब्रायोफाइट, एक होता है एम्ब्रियोफाइट, एक टैकियोफाइट, टेरिडोफाइट होता है, टैकियोफाइट नहीं होगा, टेरिडो होगा, ठीक है। थाइलोफाइट, जितने भी थाइलोफाइट्स होते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, अब थोड़ा आपको भी मेहनत करना होगा, किताब में देखिएगा, क्लासिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो आपके थाइलोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, भ्रूणहीन होते हैं। कैसे, भ्रूणहीन, यानी कि इनमें क्या है, भ्रूण नहीं बनते, इनमें स्पोर रहते हैं। जब निषेचन आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भ्रूण होता क्या है। जब मेल और फीमेल एक जो है एक आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो थाइलोफाइट्स में आते हैं, उनमें ये भ्रूण नहीं बनता है। तो बस आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, जिन्हें उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जैसे कि मेढक को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, दोनों में, यानी कि ये दोनों में कायम रहते हैं। ब्रायोफाइट भी इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, ब्रायोफाइट को उभयचर भी बोला जाता है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आपका है शोभाकारी पादपों के संवर्धन तथा अध्ययन को कहते हैं। देखो, शोभाकारी जितने भी पौधे होते हैं, अब शोभाकारी क्या होता है भाई साहब, अब शोभाकारी आप लोग देखते हो, क्यारी तो खूब बनाए होंगे आप लोग, प्रैक्टिकल होगा उसमें भी क्यारी बनवाई जाएगी आप लोगों के से। अब शोभाकारी पादप, जैसे कि उसमें कोचिया लगा दो, उसमें गुलाब लगा दो, उसमें डहलिया लगा दो, डेजी लगा दो, ठीक है। ये सभी जो पादप लगाओगे ये सब शोभाकारी, यानी कि जो फल फूल जो फ्लावरिंग जो होती है, फ्लावर वाले पौधे वो लगाते हैं, तो कि वो शोभा, मतलब कि खुशबू दें या अच्छा दृश्य प्रदान करें सभी को, तो वो क्या शोभाकारी पादप होते हैं। अब इनको कहते क्या, इनके संवर्धन और अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओलेरी कल्चर कहते हैं। 10 का हो जाएगा आपका ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरिकल्चर। सॉरी, इसको गलती से आपका ओलेरी कल्चर लग गया, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरिकल्चर इसके अंदर आ जाएगा। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर का अध्ययन वगैरह जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कल्टीवेशन भी इसी के अंदर आएगा सभी का। नेक्स्ट आपका फर्न। अब फर्न होते कैसे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फर्न क्या होते हैं, फर्न एक प्रकार से पौधे ही होते हैं आपके, उसमें युग्मोद्भिद होते हैं, जीवाणुभिद होते हैं या बीजाणुभिद होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ये क्या होते हैं, बीजाणुभिद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं, स्पोर, जिसे एक बोलते हैं स्पोर। इसमें बीज नहीं बनते, जैसे कि आप लोग जैसे देखें, इमली देखें, मैंगो देखें, ठीक है, अमरूद देखें, इनमें इसमें बीज होते हैं, इनमें बीज नहीं होते, डायरेक्ट आपके स्पोर बनते हैं, ठीक है। इसमें आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। आपको ऐसे आपको याद करना, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन रिवीजन कराता रहूँगा। 10 जैसे 4-5 पूरा अध्याय खत्म होगा, जैसे कि आपका ये जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट आपका जैसे कि जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे क्या है वो, तो इसमें जो है आपका बीजाणुभिद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्न क्या होते हैं, बीजाणुभिद होते हैं, यानी कि स्पोर इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है मॉस का पौधा है। मॉस एक है, किसके अंतर्गत आता है, जलोद्भिद होता है, बीजाणुभिद होता है, युग्मोद्भिद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका सेकंड, युग्मोद्भिद। गैमेटोफाइट आप लोग देखे होंगे, गैमेटोफाइट, गैमेट, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है, गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जिनमें जो नहीं बनता है उसमें बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फर्न क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे हैं, ये सभी जो फर्न है, ये मॉस है,
ये सभी आपके पूछे जाएंगे। अगर आप आगे चलकर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे कि आप यूपी कैडेट की तैयारी करें या फिर ICR की करें, BSc एग्रीकल्चर में कहीं एडमिशन लेने की तैयारी करेंगे, वहाँ ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे कंपटीशन लेवल में। ठीक है, फंड क्या होता है, तो बीजाणुविद होते हैं। मॉस क्या होता है, यो युग्मोद्भिद होता है, यानी कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें आपके नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मप्लाज। जर्मप्लाज सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी जर्मप्लाज जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बीजमान। बीजमान ने दिया था कौन सा सिद्धांत, जर्मप्लाज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ने जो है इसकी खोज की थी, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉल एंड रस्का ने इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की। नेक्स्ट आपका है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हालांकि सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे मैं टिक करा रहा हूँ उसको स्पेशली आपको नोट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब ये होता क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, मान लो तुम्हारे माता पिता के जो भी कैरेक्टर हैं वो तुम्हारे अंदर आए हैं। ठीक है, ये आपके जो कैरेक्टर हुए आपके बच्चों में जाएंगे, तो ये जो मतलब कि हर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो जो लक्षण हैं वो प्रदर्शित होते हैं। मान लो कि किसी किसी के बाल आप देखेंगे कैसे होंगे, घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है, यानी कर्ल होते हैं। ठीक है, मतलब कि गुच्छेदार या कर्ल समझ लो। ठीक है, और किसी के मान लो कि नॉर्मल ऐसे होते हैं, बहुत बालू टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है वो क्या है, और किसी के देखोगे कानों पर बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो कैरेक्टर हैं वो कैसे आते हैं, उनके पूर्वजों से आते हैं। मतलब कि उनके दादाजी को होगा तो उनके बेटे में आ जाएगा, मतलब आपके पिताजी के में आ जाएगा, फिर अगर आपके पिताजी के से आपके में आ जाएगा, आपसे आपको बच्चों में जाएगा। तो ये जो कैरेक्टर है ट्रांसफ़र होते रहेंगे हर एक पीढ़ी में, इसी को बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होना। वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स अनुवांशिकी कहते हैं। इसके फादर कौन से आपको बता चुका हूँ, मेंडल है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल इसके पिता कहलाते हैं अनुवांशिकी के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सूक्ष्म जीव की जैसे यहाँ पर बात हुई है, तो इसमें क्या अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जो हमारी नग्न आंखों से न दिखाई दें। जैसे कि आपके बैक्टीरिया को दिखाई देता है, आपके बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है तो आपको दिखाई देता है बैक्टीरिया, लेकिन होता कहाँ पर, आपके अंदर ही होता है ना, समझ रहे हो। तो ये दिखाई जो नग्न आंखों से ना दिखाई दें, उन्हें सूक्ष्म जीवों के अंदर। पैरामीशियम कभी देखे हो, अमीबा कभी देखे हो, नहीं देखे होगे, तो ये दिखाई नहीं देते हैं नग्न आंखों से, तो ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हो जाएंगे आपके। कोशिका विज्ञान, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाएगा, आगे आएगा बात उसमें करेंगे कोशिका की। पारिस्थितिकी तंत्र, पहले भी मैंने बता दिया आपको। इकोलॉजी, जिसमें पादप और वातावरण के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन जो थे एक चैप्टर पहले अध्याय से थे। अब नेक्स्ट अध्याय बनाएंगे, उसमें भी जैसे जितना बड़ा चैप्टर होगा उस हिसाब से आपके MCQ क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। बाकी अपना जो कीमती एक सुझाव भी दीजिएगा, कैसा आपको वीडियो और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए मुझे, ये आप दे सकते हैं, सहज आपका स्वीकार होगा। जो भी आपका सुझाव हो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आई होप आप लोग बेहतरीन तरीके से अपना ख्याल रखें। ठीक, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें।